नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लखनऊ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा तो उसमें सभी थे, राम, लक्ष्मण, माता सीता, लेकिन हनुमान नहीं थे। हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जाति और धर्म कुछ और था। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं। मौका संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस का है या बहस का था, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक घटना का जिक्र किया और हनुमान जी की जाति और धर्म की बात कह दी। सवाल यह है कि वक्फ जैसे विशुद्ध रूप से मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे पर भी जाति की बात करके अखिलेश यादव क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी कितना भी बहस को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़े, लेकिन वो जाति यानी पीडीए पर बने रहेंगे, अपने पीडीए का झंडा बुलंद करते रहेंगे। वैसे आपको मैं एक बात ये बता दूं कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है। जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद इस पर लोकसभा में वोटिंग भी होनी है। लेकिन अगर हम वक्फ की संपत्तियों की बात करें तो देश भर में करीब 8,72,000 के करीब वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27% कुल संपत्तियों का 2,32,000 के करीब संपत्तियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। यानी मसला तो ये उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ेगा ही, और उसने जोर पकड़ा भी हुआ है। समाजवादी पार्टी इस बिल का लगातार विरोध करती रही है। आज संसद में पेश होने से पहले वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम इस बिल का खुला विरोध करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के आज के भाषण को सुन के लगता है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का झंडा बुलंद करना शुरू किया वो अब उसे 2027 तक जारी रखेंगे। क्या ऐसा है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ और एडिटर कुमार अभिषेक। लेकिन मैं कुमार अभिषेक के पास जाऊं उससे पहले जरा अखिलेश यादव का वो हनुमान जी वाला बयान सुन लीजिए। लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। कुमार अभिषेक, अखिलेश यादव वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में बोल रहे थे, लेकिन वक्फ का जिक्र बहुत बाद में आया, और बल्कि इतना आया कि लोकसभा स्पीकर को कहना पड़ा कि अब बाकी मुद्दों को छोड़ के आप वक्फ पे भी आ जाइए। तो क्या वजह है ये? क्या अखिलेश यादव ने उस मंच का इस्तेमाल अपने पीडीए को अंडरलाइन करने के लिए किया? उन्होंने बातें कुंभ की भी की, उन्होंने बातें नौकरी बेरोजगारी की भी की। नीरज, देखिए, अखिलेश यादव का जो आज का भाषण है, अगर आप हम लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें एक चीज तो पता चलता है कि अखिलेश यादव ने अपने को वक्फ तक सीमित किया ही नहीं। उन्होंने वक्फ के अलावा जितनी बातें हैं उस पर उन्होंने खूब बातें की। और यही बात अगर आप देखें तो ठहाकों का एक दौर भी चला, जब खुद गृह मंत्री अमित शाह उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे, जाओ मैं कहता हूं। लेकिन आज जब वक्फ पर ये डिस्कशन था तो ये ऐसी बातें क्यों ही है? देखिए, और अगर आप वक्फ की बात देखेंगे तो अखिलेश यादव स्टेम्पोर जितनी देर तक बोलते रहे, वो चाहे तो पीडीए पर बोलते रहे, चाहे कुंभ पर बोलते रहे, चाहे जिस तरह के दृष्टांत उन्होंने दिए कि हेलीकॉप्टर उड़ा और उसमें राम, लक्ष्मण, सीता थे, लेकिन हनुमान उसमें नहीं थे। लेकिन जब भी जितनी देर उन्होंने वक्त पर अपनी बातें रखी हैं, बहुत सोच समझकर, पढ़ करके, और उनके हाथ में जो कागज था, जितनी देर पढ़े हैं उतनी देर उन्होंने वक्त पर अपनी वो बात रखी है। यानी कि एक तरीके से वक्त पर बोलते हुए उन्होंने जो उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने लिख रखा था, क्योंकि वो वक्त पर बोलते हुए जरा भी डेविएट नहीं होना चाह रहे थे, या यूं कहें कि वक्त पर बोलते हुए उनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो कि कल को कंट्रोवर्सी हो जाए, जिस तरह की कंट्रोवर्सी अभी उन्नाव में हो गई थी, इनफैक्ट हुई पड़ी है, खास करके गौशालाओं से दुर्गंध को जोड़ने की जो बात उन्होंने कह दी। बाकी अखिलेश यादव पूरे वक्त तक घेरते रहे, पीडीए को भी लेकर के आए हैं इसमें कुंभ में जो लोग मरे हैं उसको भी लेकर के आए हैं, और आपने ठीक कहा कि फिर अध्यक्ष को टोकना पड़ा है कि भाई आप वक्त पर भी बोल दीजिए, बाकी तमाम चीजों पर आप बोल रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने अपने मुस्लिम सांसदों के लिए छोड़ा, उसकी टेक्निकलिटीज को, कि जो मुस्लिम उनके सांसद बोलने वाले हैं, चाहे वो इकरा हसन बोलने वाले हों, चाहे वो रामपुर के जो सांसद हैं नदवी वो बोले, तो अखिलेश यादव ने खुद को बचते बचाते वक्त पर बहुत संतुलित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है, और आज वही किया है। जिस तरह की फायरी स्पीच आज सदन में चाहे कल्याण बनर्जी हो टीएमसी के, या दूसरे इवन आप देखें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके की स्पीच दी है, मुझे लगता है अखिलेश यादव ने बहुत संयमित और बहुत ही बचते बचाते छूते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे की वजह जो समझ में आती है वो ये कि वो कहीं जब 2027 की पॉलिटिक्स के लिए आगे जा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तबके को कोई नाराज करके बढ़ा जाए, अपने पॉइंट्स को रखा जाए और आगे चला जाए। बिल्कुल 27 की बात चूंकि कर दी, मैं भी वहीं पे आना चाहता था कि आज के भाषण को हम अगर उसी चश्मे से देखें, अखिलेश की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें, तो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, तो शायद अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि वक्फ पर जितनी बात होगी, भले ही मैं उसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन कुल मिला के फायदा तो बीजेपी को होगा, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव और ज्यादा अंडरलाइन होगा, इसलिए वो अपने मुद्दों पर, अपने पीडीए पर और अपने जो बाकी उनके मुद्दे हैं जो वो इस नैरेटिव से अलग उठाना चाहते हैं, वो उन पर बने रहेंगे आगे भी। आपको लगता है कि ये इशारा उन्होंने आज के भाषण के जरिए किया 2027 की रणनीति का? नहीं, बिल्कुल ये इशारा भी उन्होंने किया है, लेकिन इशारे से ज्यादा मुझे उनकी मजबूरी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि 27 में जब वो चुनाव के लिए तैयारी करेंगे, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज होकर पूरे तरीके से उसका ध्रुवीकरण हो जाए और पूरी तरीके से वो बीजेपी के खेमे में चला जाए। पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया है, पार्टी का एक स्टैंड है कि हम इस वक्त बिल को के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने कई बार अपनी भावनाएं खुलकर रखी भी हैं, हालांकि मीडिया के सामने रखी हैं, आते जाते उन्होंने बोला है, लेकिन आज जब सदन में बोल रहे थे तो वो इस मुद्दे पर खासे संयमित थे और बहुत सोच समझकर लाइन बाय लाइन पढ़ के उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अगर कल को इस मुद्दे पे ध्रुवीकरण हो जाए और ये बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम बंटवारे की तरह, हिंदू और मुस्लिम में एक ध्रुवीकरण की तरह बंट जाए, तो फिर अखिलेश यादव को नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। वो कतई नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका मानना है कि एक समावेशी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी करेगी, जिसमें सबके लिए वॉइस हो और सबकी बात वो करें। ऐसे में अगर एक बड़ा वर्ग वक्फ से नाराज है, एक बड़ा वर्ग चाहता है कि यह वक्फ संशोधन बिल लागू हो, इसको आप सिर्फ इस लिहाज तक सीमित नहीं कर सकते कि वो बीजेपी के लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि इस वक्फ में संशोधन बड़ा तबका चाहता था, क्योंकि अब आप देखें कि जो बिशप काउंसिल है, जो चर्चेज हैं, जो ईसाई संगठन है, उन्होंने भी मांगे शुरू कर दी हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी थी और इस गड़बड़ी को ठीक करने की बात लोग चाहे बेशक भीतर ही भीतर चाहते रहे हों, चाहते हैं, लेकिन पार्टी का एक स्टैंड है कि भाई हम इसके खिलाफ हैं और उसकी वजह भी है। मुसलमानों के भीतर एक आशंका है, एक डर है और वो बहुत अंदर तक वो बात पहुंची हुई है कि भाई ये जो बिल आ रहा है ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे ईदगाह, हमारे मस्जिद, हमारे खानकाहों को छीनने की कोशिश है। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो खैर वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव दोनों सेंटिमेंट्स के साथ चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके खिलाफ पूरा का पूरा वो समाज हो जाए जो चाहता है कि इस वक्फ एक्ट में बदलाव हो, और वो ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि मुसलमान जो इससे इतना नाराज है उसके खिलाफ वो जरा सा भी दिखाई दे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फाइन लाइन, एक जिसे कहते हैं तलवार के धार पर चलना, इस पूरे मामले में अखिलेश यादव एक्चुअली तलवार की धार पर चल रहे हैं। और इसीलिए आप अगर आज उनके भाषण को देखेंगे तो बड़ा संयमित है। राहुल गांधी ने अभी तक, शायद मेरी जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। नहीं, उनकी पार्टी के लोगों ने बोला है, तो जो भी पार्टी का अध्यक्ष है, आप देखें तो इकलौते अखिलेश यादव मुझे दिख रहे हैं जो कि बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने बोला है। तो उन्होंने एक मैसेजिंग कर दी है उस समाज को, मुस्लिम समाज को, कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं आपके साथ उस हद तक खड़ा हूं जिस तरीके से ओवैसी खड़े हैं, इससे उन्होंने अपने को किनारा किया है कि मैं खड़ा तो हूं,
हमारे लोग आपके पक्ष में बोलेंगे भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे पक्ष को पूरी तरीके से बोल के नाराज कर दूं। तो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बहुत संयमित तरीके से इस मामले पर एकदम से तलवार की धार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जो उनके वक्तव्य को, भाषण को सुना है, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ के वक्त पर बोला है, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि कम से कम उनके खिलाफ कोई ऐसा ध्रुवीकरण ना हो जाए जो उन्हें 27 में भारी पड़ जाए। नीरज। बिल्कुल। और पॉलिटिकल नजरिए से चीजों को देखते हैं कुमार, अगर हम तो पिछले साल नवंबर में संभल में एक हिंसा हुई और एक हिंदू मुस्लिम तनाव क्रिएट हो गया। फिर जुमे के दिन होली आई, उसे लेकर कई हफ्तों तक एक स्थिति जो है वो तनावपूर्ण रही, लगातार सुर्खियों में बना रहा मामला। फिर ईद आई, संभल, मेरठ, अलीगढ़, वो भी शांति से निपट गई। लेकिन अब ईद भी निपट चुकी है। क्या आपको लगता है अब ये वक्फ के मसले को बीजेपी अपना नया प्लेग्राउंड बनाएगी? क्योंकि योगी लगातार ये इशारा करते रहे हैं, लगातार ये कहते रहे हैं, उनके बयानों से स्पष्ट है कि ये नैरेटिव तो बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर बीजेपी को भी लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो अपने वोट बैंक को अपने साथ पूरी तरीके से साध सकती है। ये बीजेपी को लगता है और इसमें उसे बहुत पॉलिटिकल पोटेंशियल भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, चाहे संभल को लेकर के, और खुल करके संभल की बात कर रहे हैं। होली गुजर गई, आपने बताया, ईद भी गुजर गई, और ये बिल भी पास हो जाएगा। आज लोकसभा से हो जाएगा, संभवतः कल राज्यसभा से भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे किसी तरह का हंगामा मैं जो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं देखने जा रहा हूं। यहां तक कि धरना प्रदर्शन या बड़े स्तर पर कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में होगा। और इसकी वजह यह है कि इस सरकार ने बहुत कह सकते हैं कि आयरन हैंड से पहले इस तरीके के जो भी प्रोटेस्ट रहे हैं उसको उन्होंने दबाया है। अब सीए का प्रोटेस्ट चला, लेकिन सीए के प्रोटेस्ट में जब हिंसक हुआ तो किस तरीके का सरकार ने इस पूरे प्रोटेस्ट को टैकल किया, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसमें भी गोलियां चली, बहुत मौतें हुई, लोगों के चेहरे सड़कों पर टांगे गए, बहुत सारे लोग जेल गए। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो कम्युनिटी कम से कम इसे लेने की एक और मुद्दे पर इस तरीके के प्रोटेस्ट के मूड में है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है वो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात अंदर तक बहुत घर कर गई है, और एक आशंका, एक असुरक्षा और एक नाराजगी, एक डर, एक खौफ के साथ साथ एक बड़ा गुस्सा वो दिखाई दे रहा है कि वो गुस्सा है और उन्हें ये लग रहा है कि भाई कुछ हमारे साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है। खैर, अब ये देखना है कि क्या सरकार, क्या पार्टियां समझाने में सफल होंगी जब ये बिल पास हो जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये कल के बाद जब पास हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट या हिंसा होगी ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन इस चीज को थोड़ा जब आप आगे बढ़ाएंगे तो 27 के लिए, ये दोनों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा, अगर ये मुद्दा चलता रहा 27 तक, जिसको कि बीजेपी चाहेगी कि वो अब वक्फ में जो संशोधन उन्होंने किए हैं, जो अमेंडमेंट किए हैं, वो लेकर के लोगों तक जाए। और बीजेपी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई भी बड़ा मुद्दा होता है तो उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वो घर घर जाती है। तो इसे लेकर के भी वो देखिएगा, इसके बाद वो घर घर कोई ना कोई अपनी प्रचार के तरीके को अपनाएंगे, और वो मुसलमानों में भी जाने की कोशिश करेंगे, पसमानदाओं के बीच भी जिस तरीके से उन्होंने ट्रिपल तलाक के बाद अपने पूरे कैडर को एक तरीके से चैनलाइज किया, मोबिलाइज किया कि जाकर समझाएं। कितना असर होता है इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी जाएगी। दूसरा, बीजेपी का जो वो धड़ा, जो एक खांटी हिंदुत्व और जिसे कह सकते हैं राइट विंग मेंटालिटी से पूरी तरीके से ग्रसित है, वो धड़ा इस मुद्दे को 27 तक इसलिए लेकर के जाना चाहेगा कि उसमें इसे एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स नजर आती है। देखिए, बीजेपी हारी क्यों? बीजेपी हारी क्योंकि उसे लगा कि वो राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव निकालने जाएगी। तब तक विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि ये जाति के मुद्दे पर आ गया, संविधान के मुद्दे पर आ गया, आरक्षण के मुद्दे पर आ गया, और बीजेपी की बहुत बुरी हार हो गई। अब वो गलती बीजेपी ना करे, इसकी पूरी कोशिश होगी। और इसके लिए चाहे आप संभल की जिक्र आपने कर दिया, आपने ईद, होली, सबका जिक्र कर दिया, लेकिन अब ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, बीजेपी इसे लंबे समय तक, खास करके 2 साल तक इस मुद्दे को लेकर के जाना चाहेगी। और आप देखेंगे कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस पर
बहुत ज्यादा उनको बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। उनके कुछ नेता जरूर हैं जो बोलेंगे, खड़े होकर के बोलेंगे, लेकिन वो बात एक कम्युनिटी तक जाएगी। जबकि बीजेपी अपने इस मुद्दे को लेकर के एक बहुसंख्यक वर्ग में एक ऐसा माहौल बना के लेके चलना चाहेगी जो उन्हें 27 में फायदा दे जाए। नीरज, बिल्कुल। और हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह कोर्ट कचहरी का दरवाजा भी खटखटाएं, जैसी वो बात करते रहे हैं। लेकिन आपकी ये बात महत्वपूर्ण है कि शायद सड़कों पर हमें इसका रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा विरोध प्रदर्शनों की शक्ल में। एक बात और है कुमार अभिषेक, पिछले दिनों हमने योगी आदित्यनाथ के अलग अलग मंचों पर कुछ इंटरव्यूज देखे, कुछ बयान देखे। वो बार बार ये कहते हैं कि भाई सत्ता तो मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, मैं तो योगी हूं, वापस चला जाऊंगा। अखिलेश यादव बार बार जाति की बात करते हैं और बार बार ये भी बात अंडरलाइन करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ठाकुर हैं और उनके सीएम रहते हुए ठाकुरों का एक अलग वर्चस्व चलता है। तो क्या आपको लगता है कि योगी जाति से बिल्कुल ध्यान हटाना चाहते हैं, खासतौर पर अपनी जाति के मुद्दे पर, और अखिलेश यादव जाति के मुद्दे पर ही बने रहना चाहते हैं? यानी ये दोनों लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिटी के साथ अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही लाइन पकड़ी है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई एक आरोप अगर लगता है तो वो लगाया जाता है कि भाई उन्होंने अपनी बिरादरी की पॉलिटिक्स कर दी। वो ठाकुर जाति से बिरादरी से आते हैं, वो क्षत्रिय हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी एक इंटरव्यू में कह भी दिया था कि हाँ, मैं उस बिरादरी से आता हूं, उस जाति से आता हूं जिसमें भगवान राम पैदा हुए, तो इसमें शर्माना कैसा। ये एकमात्र उनका बयान था जो कुछ साल पहले उन्होंने दिया था, और उसके बाद तो लगता है कि मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से ब्रांड करने की कोशिश हो गई। और आप आश्चर्य करेंगे, उनकी जो ये ब्रांड करने की कोशिश सिर्फ विपक्ष में नहीं है, उनकी पार्टी के भीतर भी है। जो उनके विरोधी हैं वो इसी का सहारा लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। अब योगी आदित्यनाथ जो इतने इंटरव्यू दे रहे हैं मुख्यमंत्री, वो इन दिनों इस टैग को कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट कर देना चाहते हैं। इसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसे डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक योगी के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की सत्ता संभाली थी, वो एक ठाकुर के तौर पर उन्हें यह सत्ता नहीं दी गई थी। वो जब आए थे तो वो पीठाधीश्वर थे गोरक्षनाथ पीठ के, और उनकी पहचान सिर्फ एक पीठ और पीठाधीश्वर की थी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो खुद को हर मंच पे कहते हैं कि मैं योगी हूं, मैं दिल से पहले योगी हूं। और अगर ये पॉलिटिक्स हमारे लिए ये फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के लिए कोई लालायित नहीं हूं, मैं यहां से जाऊंगा तो अपने मठ से वापस चला जाऊंगा। देखिए, कोई भी आदमी लंबे समय तक सांसद रहा हो, कोई भी आदमी लंबे समय तक मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद वो ये कहे कि मैं कोई 24 घंटे का पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा पॉलिटिक्स मेरा व्यवसाय नहीं है, और मैं योगी हूं, दिल से योगी हूं, योगी रहना चाहता हूं, तो ऐसे कहने वाले भी बिरले होंगे और इस पर यकीन करने वाले भी। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है, इसके कुछ मायने अलग है, संदर्भ अलग है? तो जिस बात की ओर आपने इशारा किया, मैं भी वही समझता हूं कि 27 के चुनाव में कोई ऐसा नैरेटिव न सेट हो जाए कि ये चुनाव ओबीसी बनाम सवर्ण हो जाए, ये चुनाव ओबीसी बनाम क्षत्रिय हो जाए, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाए। मुझे लगता है कि इसकी कोशिश पार्टी, संगठन और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। हालांकि पहले कई बार वो कहते रहे हैं कि मैं योगी हूं, लेकिन अब जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं, तो वो संदेश इस बात का दे रहे हैं कि लोग उन्हें किसी जाति के भीतर ना बांधें। पहली तो बात यह कि भाई जब कोई योगी बन जाता है तो वो अपने पूरे संस्कारों को का पिंडदान करता है, कि वो जाति छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, सब कुछ संस्कारों का वो पिंडदान करने के बाद वो योगी के पद पर आता है। तो मुख्यमंत्री बार बार इसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो उन्हें उसी योगी भाव से ही समझे, योगी भाव से ही देखें। और जो उनके कार्यकलाप है, मुख्यमंत्री का जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का स्टाइल है, अगर आप उनके हाल के दिनों के जितने फैसले हैं या फिर जिस तरीके से वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे हैं, वो उसी ओर इशारा करता है कि एक मठ का मठाधीश या फिर एक योगी उस तरीके से सोच रख सकता है कि अयोध्या को एक ऐसे
वाराणसी नगरी के तौर पे विकसित कर दो, अयोध्या, काशी, मथुरा, चलो ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसमें चित्रकूट ऐड कर लें, उसमें नामिश्रायण ऐड कर दें, उसमें मथुरा और बरसाने और तमाम ऐड कर दें, यानी कि जो भी अ, हिंदू धर्मावलंबियों के जो सबसे बड़े और सबसे पवित्र स्थल है, उसको उन्होंने एक जोड़ दिया है। तो लगातार उनके जो, अगर आप एक्शंस देखेंगे नीरज, तो वो सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, वो अपने एक्शन से ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अभी जो मुख्यमंत्री बना है वो एक योगी ही है, जो कि आपके जो सांस्कृतिक, आपके धार्मिक जो विचार हैं, उनका पोषण कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। तो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया है, मैं कर रहा हूं, तो आप मुझे एक जाति में ना बांधे, आप मुझे एक योगी के तौर पर समझें। और जब अगर योगी के तौर पर समझेंगे, तो शायद दूसरे नैरेटिव चुनाव में काम कम करेंगे, नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री अगले 2 सालों तक आप इस पर नजर रखिएगा, यही होगा कि मुख्यमंत्री जगह जगह अपने को योगी और दिल से योगी ही कहेंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी जाति की बात करके ऐसी गलती कर दी है। हालांकि गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सियासी तौर पर ये बात उन्होंने कह दी है, जो कि अब लोगों के सामने और चुनाव के समय वो वीडियो खूब आने लगता है। तो मुख्यमंत्री कतई नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी जाति की सीमा में बांधा जाए। वो जिस असीमित विराट हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर अपने आप को आगे रखते हैं, वो चाहते हैं कि उसी प्रतीक के तौर पर, उसी योगी के तौर पर उन्हें जाना जाए। नीरज, इसी बात को थोड़ा सा और शार्प फोकस करते हैं एक मामले के जरिए। वो मामला है रामजी लाल सुमन का, जो समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए एक बयान दिया। विवाद छिड़ गया, आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हो गया और हमला किया करणी सेना ने, जिसके ज्यादातर सदस्य, या कहें कि जो एक संगठन के तौर पर उसी क्षत्रिय राजपूत समुदाय की नुमाइंदगी करता है। फिर अखिलेश यादव, जो थोड़े से बैकफुट पर आए थे अपने सांसद के बयान के बाद, इस हमले के बाद फ्रंट फुट पर आते हैं और कहते हैं देखिए दलित हैं वो सांसद, इसलिए हमला कर दिया। एक बार फिर अखिलेश यादव को मौका मिलता है इसे दलित वर्सेस ठाकुर बनाने का। आपको लगता है कि रामजी लाल सुमन प्रकरण ने इसमें अखिलेश को एक अपर हैंड दिया है? निश्चित तौर पर कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ, उसने अखिलेश यादव को तो एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे ही दिया। इसने बीजेपी को भी बैकफुट पर धकेल दिया। मुख्यमंत्री खुद उस दिन आगरे में थे और उनका आगरा रहते हुए इतना बड़ा हमला एक दलित सांसद के घर पर हुआ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एम्बैरेसिंग रहा। इसके अलावा कई वहां से वीडियोज आ गए जो ये दिखा रहे थे कि भाई प्रशासन भी उनके साथ खड़ा था, जिस तरीके से उन लोगों ने अपने वीडियो को वायरल किया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अगले 2 सालों तक कितना रहेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे सीधा जोड़ा जाना मुझे लगता है थोड़ा इसलिए अन्याय होगा क्योंकि करणी सेना बेशक एक जाति विशेष की सेना बन के सामने आई हो, लेकिन 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में अगर बीजेपी को किसी ने हराने में बड़ी भूमिका निभाई तो इस संगठन ने भी निभाई। जगह जगह इन लोगों ने पंचायतें की, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने साजिश देखी, साजिश के तार लखनऊ तक भी पहुंचाए गए, कहे गए। सच्चाई क्या है अलग बात है, लेकिन करणी सेना के एक्शन को पूरी तरीके से आप सरकार से या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं जोड़ सकते। सिर्फ बिरादरी का या किसी जाति विशेष के हो जाने भर से अगर कोई संगठन ऐसा करता है तो वो जुड़ता नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा मुझे लगता है कि अखिलेश यादव आगे लेकर के भी चलना चाहेंगे, लेकिन इसमें पोटेंशियल कितना होगा ये एक बड़ा सवाल है। मायावती ने इसे थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। मायावती खुद एक तरीके से जब उन्होंने इस मामले पर एक्स पर पोस्ट लिख दिया तो दलितों के बीच ये मैसेज गया। और 2 बातें जरूर हैं कि भाई आखिर संसद में गद्दार कहने की जरूरत क्या थी, ये भी एक सवाल आता है कि भाई आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक ऐसे योद्धा को जो कि जिसका इतिहास युद्ध के उससे भरा पड़ा है, उसे आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद ने गद्दार क्यों कहा और क्यों इसको इस तरीके से पेश किया गया। तो उसका एक दूसरा पक्ष भी आया और उसका दूसरा पक्ष यह आया और कई लोगों ने बकायदा अब तो इस पर बोलना भी शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं बुलवाने की कोशिश हुई। समाजवादी पार्टी ने क्या
पार्टी की तरफ से कोई ऐसे संदेश दिए गए जिस तरीके से अगर आप देखें तो अबू आजमी ने औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया जो कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे। इसी तरीके से दलित होते हुए रामजी लाल सुमन ने ठाकुरों के खिलाफ एक तरीके की मुहिम छेड़ दी। तो ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो कि किसी को भी बैकफायर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका नुकसान हो सकता है अगर नैरेटिव सेट हुआ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर ये बात आने लगी कि नहीं ये साजिश के तहत एक पार्टी विशेष के नेताओं के द्वारा ये कराया जा रहा है, तो फिर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो मुझे लगता है बीजेपी को इस मामले से बहुत ज्यादा इस वक्त डर नहीं है। बीजेपी को अगर कोई खास ज्यादा डर किसी बात का होगा 27 में, तो वो होगी वैकेंसी, वो होगा आरक्षण, वो होगा उच्च शिक्षा में जिस तरह की भर्तियां हुई हैं, वो होगा 69,000 शिक्षक जैसे जो बहालियां हैं, वो इनसे ज्यादा बनेगा। मुझे लगता है कि करनी सेना के जो मुद्दे हैं ये अभी तो काम करेंगे, लेकिन इसमें इसके शेल लाइफ को मैं 2 साल तक नहीं देखता। मुझे लगता है कि ये चीजें धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगी नीरज। लेकिन चूंकि हम एक अपनी चर्चा को हमने पूरी एक ओवरऑल चुनावी चर्चा में तब्दील कर ही दिया है, तो मैं पिछले दिनों हुए एक और वाकये का आपसे आपने इंटरव्यू भी किया, एक लंबा इंटरव्यू भी किया, और जिस तरह से उन्होंने अपना एक झंडा बुलंद किया हुआ है, पार्टी का नोटिस मिलने के बावजूद भी वो अपने फटे कुर्ते और अपने आक्रामक बयानों के साथ बने हुए हैं। क्या आप उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका क्या असर देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि गुज्जर समुदाय को अखिलेश यादव में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं, और ये एक गुज्जर समुदाय वेस्टर्न यूपी की जो विधानसभा में 25-30 सीटों के करीब अपनी एक पकड़ रखता है, वहां पर बीजेपी को यह मसला नुकसान कर सकता है। आपको नंदकिशोर गुज्जर से बातचीत के बाद और आपकी अपनी जानकारियों के बाद क्या लगता है इस पूरे वाकये पर? देखिए, नंदकिशोर गुज्जर से जो मेरी बातचीत हुई, या जिस तरीके से पश्चिम में इस वक्त नंदकिशोर गुज्जर ने एक माहौल बना दिया है, वो सरकार के लिए सरदर्द तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो सीधे हमले नहीं करते। वो अगर हमले करते हैं तो वो मुख्यमंत्री के जो सबसे क्लोज कोटरी ना कहें, जो क्लोज आईएएस अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, खास करके उसमें एक अधिकारी पर वो बहुत ज्यादा इन दिनों नाराज हैं, और तरह तरह के इल्जाम, बहुत सीनियर अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारियों में, तो बहुत सीनियर अधिकारी पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। और उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो यही है कि भाई मैं तो हिंदुत्व का झंडा लंबरदार हूं, मैं भगवान राम के मानस की कथा कराता हूं, मैं हमारे साथ महिलाएं थी और हमारे ऊपर हमले हुए। देखिए, एक बात तो है कि उन्हें सबसे बड़ी जो समस्या है वहां के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो गाजियाबाद का, उससे उनको उनकी समस्या रही है, और ये बात उनके इंटरव्यू में भी झलकी। और उनका पूरा का पूरा गुस्सा इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ब्यूरोक्रेट पर है। लेकिन आप 2019 याद कर लीजिए, जब विधानसभा में एक मुद्दा उठा और विधानसभा से विधायकों ने निकलने से मना कर दिया और एक तरीके से सरकार पर खतरा मंडराया, उस दिन भी अगर कोई एक शख्स जो था इसके लिए जिम्मेदार था तो वो खुद नंदकिशोर गुर्जर थे। उनका पहला टर्म है, 17 में पहली बार जीते, 22 में दूसरी बार जीते, लेकिन उस मुद्दे ने सारे विधायकों को एक कर दिया था। अब इस वक्त नंदकिशोर गुर्जर को लगता है कि उनकी बातें न सुनी जा रही हैं, उन्हें न कोई पूछ रहा है, कम से कम सरकार और प्रशासन की तरफ से। वो विधायक रहते हुए भी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उनकी बातें नहीं चल पा रही, उनका क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने एक पूरा का पूरा मोर्चा खोल दिया। लेकिन जो मोर्चा खोला है उन्होंने बिल्कुल देसी खवई ठेठ अंदाज में खोला है कि जिस दिन उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, जब से उनके कपड़े फटे हैं तब से उन्होंने जूता चप्पल पहनना छोड़ दिया है, फटे कुर्ते में घूम रहे हैं। इसके अलावा खाना पीना भी उन्होंने एक तरीके से त्याग रखा है, और वो लगातार मीडिया में जाकर अपनी बातें कह रहे हैं।
वो उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब विधायकों से अलग अलग मुख्यमंत्री मिल रहे थे, तो मैंने देखा कि उनकी भी मुलाकात हुई थी। ये जब पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जब ये बात निकल करके आई थी कि विधायकों से मिलना, विधायक से मुख्यमंत्री की मुलाकातें कम होती हैं और एक गैप बन गया है, उसके बाद इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इन्होंने जिस तरीके का एक अभियान छेड़ा है, इसका पश्चिम में कितना असर होगा ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि वो देखिए गुज्जर समाज से आते हैं और गुज्जर समाज का जो के बाद 2 बार के जीते हुए विधायक हैं, लोनी के विधायक हैं, ऐसे क्षेत्र से जीतते हैं जो हाईली सेंसिटिव है। और इस क्षेत्र से जीत के आना अपने आप में बड़ी बात है, कोई आसानी से इस क्षेत्र को नहीं जीत सकता। और वो भी मुख्यमंत्री योगी के स्टाइल की जो पॉलिटिक्स है वही करना चाहते हैं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, उसी तरीके का हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स वो भी करते हैं। तो उन्हें लगता है कि वो योगी से कम नहीं है, कम से कम उस मामले में अपनी लोकल पॉलिटिक्स में। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी या कोई प्रशासन उनको अगर किसी भी तरीके से कम आंकता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, तो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन पार्टी ने भी उनसे जब पूछ लिया तो उनका कहना है, पार्टी ने पूछा मैंने बता दिया, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टी तो खड़ी हुई दिखाई देती है। सरकार बेशक उनके साथ ना हो, प्रशासन उनके साथ ना हो, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह माना जाना चाहिए कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं या पार्टी उनके पीछे खड़ी है। तो ऐसी स्थिति में एक एम्बैरेसमेंट पार्टी और सरकार को लेकर के उनको हो सकता है। और फिलहाल वो चाहते हैं कि उनके मुद्दे को सॉल्व किया जाए, मुख्यमंत्री उनसे मिले। अब देखना है कि इसका आगे क्या फलाफल इसका निकलता है। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसे ही कुछ दिन चलने वाला है। नीरज, बात और वापस अखिलेश यादव पर आते हैं और वापस लोकसभा की बहस पर आते हैं। तो अखिलेश यादव के भाषण के दौरान अमित शाह के साथ उनकी एक बहस स्क्रीन पर लोगों ने देखी और उसके बारे में हमने बताया भी। वो ये थी कि अखिलेश यादव ने ये तंज कसा कि इतनी बड़ी पार्टी है और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो चलिए दिल्ली पे छोड़ते हैं, लेकिन उस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया में यूपी का अध्यक्ष भी चुना जाना है और पिछले कुछ दिनों से आप उस पर रिपोर्ट भी करते रहे हैं। तो कब चुना जा रहा है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष और कौन बन रहा है? देखिए, अभी 28 जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में ये जिलाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। लेकिन जो इसमें कैच है वो ये कि बनेगा कौन, इससे भी ज्यादा बड़ा कैच ये है कि किस बिरादरी का बनेगा। क्योंकि अभी भूपेंद्र चौधरी हैं जो कि जाट बिरादरी से आते हैं, ओबीसी ही कम्युनिटी है। चर्चा बहुत है कि कोई ओबीसी इसमें प्रदेश अध्यक्ष दोबारा हो सकता है। लेकिन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, अगर उनकी बिरादरी की बात कर लें तो ब्राह्मण बिरादरी से आते थे। तो क्या बीजेपी किसी सवर्ण को केंद्र में बनाएगी? अगर उसने मन बना लिया है, तय कर लिया है, तब आप ये मान लीजिए जो 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 उसका फॉर्मूला है कि अगर बीजेपी केंद्र में किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे रखती है अध्यक्ष के लिए तो यहां पर सवर्ण होगा, तब कोई ब्राह्मण यहाँ का अध्यक्ष हो सकता है। और उसमें अगर नाम अगर आप देखें तो नाम में अगर मुख्यमंत्री की भी चली या मुख्यमंत्री की राय ली गई तो उसमें दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे हो सकता है। इसके अलावा हरीश द्विवेदी हैं, हालांकि वो संगठन के बेहद करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के कम। इसी तरीके से कई विजय बहादुर पाठक के नाम हैं, वो भी एमएलसी हैं, पार्टी के संगठन को में उन्होंने काफी काम किया हुआ है। तो ऐसे कई नाम हैं जो ब्राह्मणों में नाम है जो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन ओबीसी में अगर कोई नाम है तो वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो देश में अगर प्रधानमंत्री के पद पर कोई ओबीसी बैठा है, राष्ट्रपति के पद पर शेड्यूल ट्राइब्स बैठा है, तो क्या वहां दोबारा सवर्ण ही बनेंगे? तो फिर ओबीसी के जो नाम है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें धर्मपाल सिंह जो पशुधन मंत्री हैं उनकी चर्चा है सबसे आगे, क्योंकि उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई उनका जिसे चाहते होंगे वो स्वतंत्र देव सिंह है जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। अगर वो बने तो योगी के ही आदमी के तौर पर उनकी मतलब नेता के तौर पर उनकी पहचान होगी। अमरपाल मौर्य हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले केशव मौर्य के करीबी थे, इन दिनों संगठन के माने जाते हैं। इसी तरीके से बीएल वर्मा का नाम आगे है, बाबूराम निषाद का नाम। तो 4-5 ये ओबीसी के नाम हैं, 3-4 ब्राह्मणों के नाम हैं और 2-3 दलितों के नाम हैं, जिसमें विद्यासागर सोनकर, विनोद सोनकर, जुगल किशोर, ऐसे नाम हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन
कौन होगा ये तो खैर बीजेपी के कोई बड़े नेता भी नहीं बता सकते, मुझे लगता है इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष को भी मालूम नहीं होगा। लेकिन इन नामों की चर्चा है, इन पर फीडबैक लिया गया है। अब देखना यह है कि इसमें से कौन बनता है। लेकिन अगर जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में अगर सवर्ण दोबारा बना तो यहाँ ओबीसी या दलित बनेगा, और अगर दिल्ली में कोई ओबीसी दलित बना तो फिर यहाँ सवर्ण बनेगा। ये फॉर्मूला हमारी जानकारी में। नीरज, ये बिल्कुल। तो दोस्तों, लगातार हम जो बात कहते हैं कि भले ही उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जब आप कैलेंडर पर या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको 2 साल दूर नजर आता हो, लेकिन ये 2 साल पलक झपकते ही बीतने वाले हैं। इस कदर राजनीतिक घटनाक्रम हर रोज उत्तर प्रदेश में बदल रहे हैं। इन बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रमों पर, तमाम पार्टियों की रणनीतियों पर हमारी लगातार हमेशा की तरह नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।